नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो बीए सेकेंड ईयर हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान विषय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, हमारा जो पहला पाठ था संविधान की विशेषताएं, वह हमने पिछली कक्षाएं में जो पहला पाठ जारी किया है उसमें हमारी संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई है। जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा, इसके बाद में पार्ट थर्ड, 3 पार्ट में हमारे संविधान की विशेषताओं का वर्णन किया जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषता है और आज हम उन विशेषताओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। भारतीय जो संविधान है उसकी विशेषता के संदर्भ में हमने पिछली कक्षा में पार्ट फर्स्ट में जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने 5 संख्या तक विशेषताओं का जिक्र किया है। यानी हमने, अगर आपने इन 5 विशेषताओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारा पिछला जो पार्ट है संविधान का पार्ट फर्स्ट वो देखिए। उसमें हमारे यहाँ पर लोकप्रिय जो प्रभु सत्ता पर आधारित है, जनता में निवास करती है, क्योंकि हमारे यहाँ जनता के माध्यम से शासन का संचालन होता है। दूसरा, निर्मित है संविधान सभा द्वारा और लिखित रूप है हमारे संविधान का, अलिखित रूप नहीं है। ब्रिटेन की तरह हमारा लिखित रूप है, अमेरिका की तरह। हम बात करें सर्वाधिक व्यापक के बारे में तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा है। हमें इसी संदर्भ में विचारक थे हमारे भारतीय विचारक कामत। उन्होंने कहा, गर्व है कि हम जिस देश में रहते हैं वह विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। जेनिंग्स ने भी तुलनात्मक अध्ययन करके विश्व के संविधानों का और कहा कि हम संविधान के बारे में बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का। इसी संदर्भ में हमने तीसरी विशेषता कल पढ़ी थी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत आंतरिक और बाहरी जो भी निर्णय हैं वह स्वयं लेने में सक्षम है, वह दूसरे पे निर्भर नहीं है, दूसरे के नियंत्रण में नहीं है। और हम बात करें लोकतांत्रिक, यानी जनता का शासन, जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनना, यह अधिकार दिया गया है लोकतंत्र शासन के तहत। गणराज्य के बारे में हम बात करें तो हमारा जो यहाँ का शासक हैं वो क्या नहीं होगा, वो वंशानुगत ना हो करके निर्वाचित होता है। ब्रिटेन की महारानी की तरह नहीं होता हमारे यहाँ पर। इसी प्रकार से हमने कल पढ़ा समाजवादी राज्य। हमारे संविधान की यह भी एक विशेषता है कि हमारा राज्य लोक कल्याण की बात करता है। समाजवादी यानी कि सामाजिक जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनको उठाने की बात करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में हम बात करें, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य दोनों ही शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। तो इस प्रकार से हमने अब तक 5 विशेषता के बारे में विस्तार से चर्चा की थी पार्ट फर्स्ट में। देखिए, आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड में संविधान की अगली विशेषताओं के बारे में। इन अगली विशेषताओं में नेक्स्ट जो अगली विशेषता है वह है कठोर लचीलेपन का समन्वय। देखिए, हमारे जो यहाँ संविधान है उसकी यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ब्रिटेन की तरह इतना लचीला भी नहीं है कि बहुत आसानी से संविधान संशोधन हो जाए। यानी कि संविधान संशोधन या जो विधेयक बनाने, कानून बनाने की विधि हो वह बहुत ज़्यादा लचीली भी नहीं है ब्रिटेन की तरह।
तो हम बात करें अमेरिका की तरह हमारे यहाँ पर इतनी कठोर प्रक्रिया भी नहीं है। हमारे यहाँ पर ब्रिटेन और जो अमेरिका की संविधान संशोधन की विधि या फिर जो विधेयक का निर्माण करती हो, कानून का निर्माण करती हो, उन सभी के बारे में हम बात करें तो क्या स्थापित किया गया है? समन्वय स्थापित किया गया है। देखिए, हम बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत में ना तो कठोर और ना ही लचीला, भारत में ना तो कठोर और ना ही लचीला, दोनों ही प्रकार से इनका क्या किया गया है? समन्वय किया गया है। देखिए, यह हमारे जो साधारण विधेयक है उसमें क्या किया जाता है? संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है, यानी वहाँ पर थोड़ा लचीलापन। जो सामान्य विषय होते हैं उसमें सामान्य प्रक्रिया होती है, जो विशेष विषय होते हैं उनमें विशेष प्रक्रिया होती है। जैसे कोई हमारे मूल ढांचे से संबंधित हो तो उसमें हम चेंज नहीं कर पाते, कुछ विशेष परिस्थिति वाले विषय हो तो वहाँ पर कठोर तरीके से संविधान संशोधन होता है। कठोर तरीके से किस प्रकार कि वहाँ पर विशेष संविधान संशोधन लागू होता है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने पर ही संविधान संशोधन होता है। जबकि साधारण विधेयक में हमारे यहाँ पर लचीलापन पाया जाता है। प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत के आधार पर उसे पारित किया जा सकता है, और अगर मतभेद की स्थिति हो तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत करके उसका प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें कठोर व लचीलापन का क्या किया गया है? समन्वय किया गया है। क्या किया गया है? समन्वय किया गया है। देखिए, हम बात करते हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में, भारतीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में, तो भारतीय शासन व्यवस्था कौन सी अपनाई गई? संसदात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्रिटेन को। ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन के संदर्भ में कहा जाता है कि जो संसद का सर्वप्रथम निर्माण हुआ वो कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन में हुआ। देखिए, वहाँ पे प्राचीन काल में संसद के जो सदन थे उन्हें विधायक दल और टोरी दल के नाम से जाने जाते थे। वर्तमान में वहाँ पर उसे लॉर्ड सभा व कॉमन सभा 2 सदन होते हैं संसद में ब्रिटेन में। भारत में इसी शासन व्यवस्था के संदर्भ में हम बात करें तो हमारे यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा होता है। देखिए, हम बात करें संसद आत्मक व्यवस्था के बारे में। भारत में जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान में यह एक मूल ढांचा है। हम चाहकर भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को नहीं अपना सकते, क्योंकि यह हमारा मूल आधार है संसदात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, ये शासन व्यवस्था 1919 अधिनियम के तहत भी अपनाई गई थी, 1935 अधिनियम के तहत भी अपनाई गई थी, और वर्तमान में 1935 अधिनियम से हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई। कहा जाता है संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन की देन है, ब्रिटेन के संविधान की देन है। इसी प्रकार से हम बात करें संसदात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में तो इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है।
घनिष्ठ संबंध किस प्रकार होगा संसदात्मक शासन व्यवस्था में? देखिए, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो मंत्री परिषद होती है, जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। लोकसभा यानी संसद का सदन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। यह एक संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था की हम दूसरी विशेषता के बारे में चर्चा करें तो इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है इसमें, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। देखिए, इसी संदर्भ में हम ब्रिटेन के संदर्भ में बात करें तो ब्रिटेन में वहाँ नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो कौन कहलाते हैं? महारानी। जबकि वास्तविक कौन होती है? मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जो संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है इसमें नाम मात्र का कार्यपालिका कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक कौन कहलाता है? मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री। देखिए, हम बात करें नाम मात्र की कार्यपालिका क्यों कहते हैं? वास्तविक कार्यपालिका किस लिए कहते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है? नाम मात्र का अर्थ हुआ कि वह अपनी स्वयं की इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर पाता। वह जो वास्तविक कार्यपालिका होती है मंत्री परिषद, उसकी सलाह से ही कार्य करता है। सिर्फ इसका कार्य क्या होता है? मंजूरी प्रदान करना, हस्ताक्षर प्रदान करना। देखिए, हमारे राष्ट्रपति के संदर्भ में हम बात करें संसदात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में तो हमारे यहाँ पर क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? जो भी मंत्री परिषद सलाह देती है या फिर मंत्री परिषद के अलावा हम बात करें मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री सलाह देते हैं, वही कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद क्या होंगे? वास्तविक कार्यपालिका, क्योंकि जो सलाह देंगे उसी के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। देखिए, कार्य करने के संदर्भ में हम बात करें जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति किनके अनुसार होती है? मंत्री परिषद ही सलाह देता है। जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है प्रत्येक राज्य में, क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से करता है? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत वह क्या है? सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका नाम मात्र का है। इस वजह से उसका कार्य है सिर्फ क्या कि जैसे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य है। देखिए, हम बात करें यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता। यहाँ पर हर संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, सब एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करती है। इसलिए यहाँ पर इन सभी शासन व्यवस्थाओं का समन्वय स्थापित किया गया है। देखिए, हम बात करें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो कि अमेरिका ने अपनाई थी। अमेरिका में क्या होता है? वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वही वास्तविक कार्यपालिका होता है और वही नाम मात्र का होता ही नहीं है वहाँ पे कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। देखिए, हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति के संदर्भ में तो वहाँ पर मंत्री परिषद की सलाह मानना या ना मानना उसके लिए बाध्यकारी नहीं होता। वह अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जबकि हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की सलाह से ही
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या नहीं होती? उत्तरदायी नहीं होती। वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर भारत में जो मंत्री परिषद होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और जबकि वहाँ पर हम बात करें कहाँ की? हम बात करें अमेरिका के संदर्भ में तो अमेरिका में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। तो हमारे संविधान की यह भी एक प्रमुख विशेषता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था। हमारे देश, हमारे जो संविधान सभा के निर्माता है उन्होंने इसे अपनाया। देखिए इसी संदर्भ में हम बात करते हैं आगे जो विशेषता है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था। हमारे जो यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से अपनाई गई है। देखिए जो संघात्मक शासन व्यवस्था है हमारे कहाँ से, किस राष्ट्र से अपनाई गई है? कनाडा के संविधान से। यह हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। हमारे यहाँ पर क्या है कि संघात्मक शासन अपनाया गया है। देखिए संघात्मक शासन और एकात्मक शासन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। संघात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या होता है। देखिए संघात्मक और एकात्मक हम इन चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये एक वर्त है, ये भी क्या है? एक वर्त है। यहाँ पर दो वर्त दिए गए हैं। एक वर्त इसकी हम क्या कहते हैं? इसे परिधि, और ये क्या है? केंद्र। इसी प्रकार से इस वर्त के संदर्भ में हम बात करें तो ये क्या है? परिधि, और ये क्या है? केंद्र। देखिए परिधि और केंद्र में आपने जो ये तीर के निशान दिए यही एक संघात्मक और एकात्मक की विशेषता है। एकात्मक का अर्थ होता है परिधि, यहाँ पर क्या होता है? राज्य। परिधि क्या होगी? राज्य। और केंद्र क्या होगा? संघ। संघ का मतलब हुआ केंद्र। यानी कि यहाँ पर केंद्र यानी केंद्र सरकार और राज्य परिधि। ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर शक्तियों के डिवाइडेशन की, शक्तियों के पृथक्करण की। संघात्मक शासन में यह व्यवस्था पाई जाती है। संघात्मक शासन में क्या होता है? संविधान के अनुसार संघ, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होता है। जबकि एकात्मक शासन में सारी शक्तियाँ किसमें निहित होती है? केंद्र सरकार में, केंद्र में, संघ में। इसी प्रकार से हमने एकात्मक और संघात्मक में जो विशेषता है, जो विशेष अंतर पाया जाता है उसके बारे में चर्चा की कि संघात्मक में क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य व समवर्ती में। जबकि यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? सारी शक्तियाँ किस में होती है? सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है। प्रधानमंत्री ही पूरा देश का संचालन करता है। लेकिन यहाँ पर जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है इसमें राज्यों को भी शक्ति संविधान से प्राप्त होती है। देखिए हम यहाँ पर बात करें भारत के संदर्भ में, भारत के संविधान के संदर्भ में, तो भारत में
कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? संघात्मक। संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर किस प्रकार की व्यवस्था होती है? जरूरत पड़ने पर एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। इसी प्रकार से हम बात करें संघात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में, तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई है? कनाडा से। देखिए, हम बात करें सूची के संदर्भ में या विषयों के संदर्भ में, भारतीय संविधान की जो अनुसूची 7 है, भारतीय संविधान की जो अनुसूची 7 है, उसमें हमारे यहाँ पर केंद्र व राज्यों व समवर्ती तीनों के जो विषय हैं उनका डिवाइडेशन किया गया है, उनका विभाजन किया गया है। जिस प्रकार से हम बात करें संघ सूची के बारे में, तो संघ सूची में हमारे यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने 97 विषय दिए, 97 विषय किसको दिए? केंद्र को। जबकि 61 विषय किसको प्राप्त है? राज्यों को। समवर्ती के 47 विषय। इस प्रकार से आवश्यकताएं और ज़रूरत के हिसाब से विषयों का क्या किया गया? डिवाइडेशन किया गया। देखिए, डिवाइडेशन करके हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन की नींव रखी। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि हमारा शासन निरंकुश ना बन सके, इसलिए जो शक्तियाँ हैं सारी केंद्र को ना दे करके राज्यों व और पंचायती राज में भी इसका विभाजन किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था जो कि कनाडा से ली गई है, वह हमारे भारतीय संविधान की एक क्या है? प्रमुख विशेषता। देखिए, हम बात करें एकात्मक लक्षणों सहित, संघात्मक शासन व्यवस्था तो अपनाई गई है, लेकिन कभी भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा गया है कि समय समय पर हम एकात्मक शासन व्यवस्था भी अपनाएंगे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर राज्यों से उनके विषयों पर किसको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? केंद्र सरकार को। तो यहाँ पर जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति होती है, वित्तीय आपात की स्थिति होती है, उस समय ये देश का शासन किस प्रकार हो जाता है? एकात्मक। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं एकात्मक लक्षणों सहित, यानी हमारे यहाँ पर दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। साधारण तौर पे तो कौन से? संघात्मक और राष्ट्रीय आपात विपदा के समय ये एकात्मक लक्षण। देखिए, हम बात करें जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, वो भी एक एकात्मक लक्षण का ही विशेषता होती है। देखिए, हम बात करें आईएएस अधिकारी होते हैं जिनकी राज्यों में नियुक्ति की जाती है, वो भी क्या होते हैं? एक तरह से एकात्मक के ही लक्षण होते हैं, क्योंकि वो किसके एजेंट के रूप में कार्य करते हैं? वह केंद्र के प्रति अपनी निर्भरता दिखाते हैं, उनका उत्तरदायित्व केंद्र के प्रति होता है। इसी प्रकार से हमारे भारतीय शासन में, भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण व संघात्मक लक्षण दोनों का समन्वय किया गया है,
दोनों को जॉइंट किया गया है और दोनों को आपस में माना गया। देखिए, हमारे एकात्मक को ही क्यों नहीं माना गया, संघात्मक शासन व्यवस्था को क्यों माना गया है संविधान में, इसके पीछे क्या रीजन है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, भारत एक विशाल राष्ट्र है, भारत एक बहुत बड़ा राज्य है, इसमें बहुत सारे धर्म निवास करते हैं, बहुत सारी भाषाएं निवास करती है, बहुत सारे लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर तरह तरह के लोग निवास करने की वजह से क्या होता है कि देश का संचालन केंद्र ही नहीं कर सकता। अगर केंद्र करता है इतने बड़े राज्य का, इतने बड़े राष्ट्र का संचालन, तो इसका विभाजन हो सकता था। इसलिए यहाँ पर क्या किया केंद्र ने कि सभी को शक्ति प्रदान की, सभी समाजों को उत्थान करने के लिए, मानवता के सभी प्रत्येक राज्यों को, गरीब हो अमीर हो, सभी राज्यों का उत्थान का क्षेत्रीयता के स्तर पर अवसर प्रदान किया संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ही इतने विशाल राष्ट्र के संबंध में कानून नियम नहीं बना सकते थे, सारा देश का संचालन कर सकते हैं, लेकिन क्या इतने विशाल राष्ट्र में बिना राज्यों के, बिना उन्हें कुछ शक्तियाँ दिए बिना क्या अकेला कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्क होता है, विदेश नीति का, व्यापार से संबंधित का, राज्यों में समन्वय स्थापित करने का, तो बहुत सारे कार्य रहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान की ये क्या है, एक प्रमुख विशेषता है। देखिए, हम बात करें अगली विशेषता के संदर्भ में, तो अगली विशेषता है संसदीय प्रभुसत्ता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखिए, हम बात करें 9वीं विशेषता के संदर्भ में, तो 9 नंबर की विशेषता है संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखिए, जिस प्रकार हमारे यहाँ पर संसदीय संप्रभुता यानी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है संसद को, यानी संसद किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है, क्योंकि जो राष्ट्र हित में है उन सभी कानूनों का, विधि का निर्माण कर सकती है। लेकिन हम बात करें नियंत्रण के तौर पे न्याय पुनरावलोकन के माध्यम से संसदीय जो संप्रभुता होती है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है, विधि की पुनः समीक्षा करती है और अवैध और वैध कानून घोषित करती है। इस वजह से यहाँ पर जो न्यायिक सर्वोच्चता होती है उस पर महाभियोग के माध्यम से संसद क्या करती है, नियंत्रित करती है। इस प्रकार से ये दोनों ही शासन व्यवस्था एक दूसरे को नियंत्रित करती है, समन्वय स्थापित करती है। देखिए, हमारे यहाँ पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, संविधान के मूल ढांचे का हनन करता हो या मूल ढांचे को समाप्त करता हो। ऐसा कोई विधि या कानून नहीं बना सकती जो राष्ट्र के विरुद्ध हो। उन सभी की समीक्षा करके उन पे कार्रवाई कर सकती है कौन, न्यायिक व्यवस्था। इसी प्रकार से न्यायपालिका भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर कदाचार का आरोप लगा करके न्यायाधीशों के खिलाफ संसदीय व्यवस्था में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में इनके खिलाफ महाभियोग के समान प्रक्रिया के माध्यम से न्यायाधीश को हटा सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोनों शासन व्यवस्था एक समन्वय स्थापित करती है, एक दूसरे को नियंत्रण
प्रदान करती है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो अध्यक्षीय प्रणाली होती है, शक्ति पृथक्करण, वैसी नहीं पाई जाती। हमारे यहाँ पर एक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्था पर क्या करती है, नियंत्रण स्थापित करती है। इसी प्रकार से हमने आज पढ़ा यहाँ पर 9 विशेषताओं के बारे में। लगभग हमारी संविधान की, भारतीय संविधान की 9 विशेषता हो चुकी है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे जो हमारी अगली विशेषताएं हैं संविधान सभा, जो संविधान की विशेषताएं हैं भारतीय संविधान के, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।